गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियसली हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने अच्छे से आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे विच इज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैं ट्राई करूंगी कि पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट करा दूं। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे और मैं आज से ट्राई करूंगी कि वीकली 3 to 4 वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 26 से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं CSIR नेट में और 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं गेट में। तो आप देख सकते हो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेन जो टॉपिक हैं आइसोमेरिज्म एंड बॉन्डिंग आएगा, उसके बाद थ्योरीज आएंगी VPT, CFT एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जिसमें हम ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गल डायग्राम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और तनेवो-सुगानो डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को डिवाइड किया जा सकता है। बट अगेन हम बेसिक को टच करते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे। बेसिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इन टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो और इनसे रिलेटेड अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज वाली जो वीडियो होगी वो बेसिक से रिलेटेड ही होगी। मोस्टली आपको इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ शुरू करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डिटेल में स्टडी करी थी और यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिटेल में स्टडी करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं? ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास मेटल होगा, मोस्टली मेटल आयन होता है और कुछ लिगेंड्स होंगे। ठीक है, अब ये जो मेटल, मैंने क्या बोला, मेटल आयन होगा। मेटल आयन क्यों होगा? मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। अब जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, जैसे आपके पास मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और यहाँ पे कुछ आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इसकी क्या टेंडेंसी होगी? इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि हर कोई न्यूट्रल स्पीसीज बनना चाहता है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है? ये एक्ट कर सकता है लुईस एसिड की तरह। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे लीगेंड से। तो लीगेंड क्या होते हैं? लीगेंड ऐसे स्पीसीज हैं जिनके पास एटलीस्ट एक डोनर एटम प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लिगेंड क्या डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, सो लिगेंड को हम क्या बोल सकते हैं? लुईस बेस बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम क्या बोल सकते हैं? एसिड बेस एडक्ट भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? एसिड बेस एडक्ट भी बोल सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कहाँ से पड़ा? ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम कहाँ से आया? ये आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है मेटल को या फिर मेटल आयन को। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, मतलब ये कौन सा बॉन्ड है? ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आयनिक बॉन्ड हम बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये अब आपके पास क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो क्लोरीन एटम है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस वाले एटम के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो Cl एटम है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई आपके पास NH4 मॉलिक्यूल है, NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? अमोनिया है, इसकी रिएक्शन हो रही है H पॉजिटिव के साथ। H पॉजिटिव के बाद यहाँ पे
NH4 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये फॉर्मेशन कैसे हुई है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे इसने अपने लोन पेयर दिए हुए हैं, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रही है, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक ही एटम इन्वॉल्व होता है। बट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, NH4 पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आ जाएगा होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, फॉर्मेशन के बाद कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बिफोर फॉर्मेशन ही हमें पता चल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसीलिए हम इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक हमने देख लिया। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे पास होता है मेटल आयन, ये क्या होता है, या तो मेटल हो सकता है या फिर मेटल आयन हो सकता है, और ये ट्रांजिशन मेटल होंगे। अब ट्रांजिशन मेटल ही क्यों होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल और अगर हम लीगेंड की बात करी जाए तो इनकी इंटरैक्शन इजीली हो जाती है। लीगेंड मेटल के साथ इजीली यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा, उसके बाद मेटल के जो d ऑर्बिटल्स हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग होने के बाद यहाँ पे अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, ये एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें ब्रॉड बैंड्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास मेटल आयन, मेटल आयन आ गए, ये हमारे पास आ गए लीगेंड्स, लीगेंड्स आ गए, एंड इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यह आ गया आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड ये होता है आपके पास आयनाइजेबल स्फीयर। ये क्या है, आयनाइजेबल स्फीयर। और लीगेंड का जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो मेटल के साथ, जैसे अमोनिया लीगेंड है, यहाँ पे मेटल के साथ डायरेक्टली कौन सा एटम अटैच होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम अटैच होगा, तो इसको बोलते हैं डोनर एटम। इसको क्या बोलते हैं, डोनर एटम। ठीक है, और लीगेंड के जितने डोनर एटम्स अटैच्ड होते हैं मेटल आयन के साथ या फिर मेटल के साथ, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे यहाँ पे 6 होगा। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, ये आ गया आपके पास NH3, यहाँ पे भी NH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेटल के साथ डायरेक्टली कौन सा एटम अटैच्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो नाइट्रोजन है डोनर एटम। और मेटल के साथ डायरेक्टली कितने डोनर एटम अटैच्ड है, 6 डोनर एटम अटैच्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये जो Cl3 है ये आयन की स्टेबलाइजेशन के लिए है। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम ये नहीं बोलते कि नंबर ऑफ लीगेंड अटैच्ड टू मेटल, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लीगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल। अगर एग्जाम्पल लेके बताऊं तब यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे तो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर देके डायरेक्टली आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कोऑर्डिनेशन, अगर लीगेंड की बात करें तो ये 2 लीगेंड्स हो गए, ये 2 लीगेंड्स आ गए, क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होता, क्योंकि इथिलीन डायअमाइन आपके पास लीगेंड है, और इथिलीन डायअमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे आ जाएगा NH2, या आ गया CH2 एंड NH2। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, 2 डोनर एटम है। ठीक है, मेटल के साथ कितने डोनर एटम है, एक En के पास 2 डोनर एटम्स है, तो 2 En के पास कितने डोनर एटम होंगे, 4 होंगे, 4 + 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये CO आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया आपके पास En, मतलब यहाँ पे ये नाइट्रोजन NH2 आ जाएगा,
यहाँ पे आ गया ये CH2 NH2 आ गया। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास NH2 CH2, यहाँ पे ये NH2 आ गया एंड CH2 आ गया। ये डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। ये मैंने ट्रांस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ट्रांस आइसोमर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक डोनर एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, वो थी वर्नर्स थ्योरी। ये फर्स्ट थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। इन 1893 वर्नर ने प्रोड्यूस करी थी अ थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। वर्नर ने यूज़ किया था प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन थ्योरी, और ये जो आयनाइजेशन थ्योरी थी ये प्रपोज्ड बाय अर्हीनियस इन 1887। वर्नर फर्स्ट इनऑर्गेनिक के केमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो वर्नर थ्योरी को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट्स के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? मेटल एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। एक हमारे पास आती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल होगी, आयोनाइजेबल होगी एंड नॉन डायरेक्शनल होगी, नॉन डायरेक्शनल होगी। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना। नॉन डायरेक्शनल क्यों है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। सेकेंडरी वैलेंसी होगी नॉन आयनाइजेबल और डायरेक्टली अटैच होती है ये मेटल के साथ, नॉन आयनाइजेबल। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। सो ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड है ये नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयनाइजेबल का क्या मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स को हम अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये वाले लिगेंड आयनाइज नहीं होंगे, ये वाले बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होंगे। जबकि अगर इन क्लोराइड आयंस की बात करें तो ये आयनाइजेबल है। ठीक है, ये क्या है? आयनाइजेबल है। अब इस कॉम्प्लेक्स में ये वाले आयंस सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन आयन की वजह से ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 आएगी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या आ रही है? यहाँ पे 3 आ रही है। अगर हम एक और कॉम्प्लेक्स लें CONH3, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे Cl है एंड यहाँ पे Cl2 आ रहा है। क्या प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे 2 होगी इन दो क्लोराइड आयन की वजह से? नहीं। प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, तो इसीलिए यहाँ पे भी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? 3 ही होगी। और अब ये वाले जो क्लोराइड, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले क्लोराइड आयन है, वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले आयन है ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। ये कैसे, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पे ये NH3 ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सॉलिड लाइन, और जो प्राइमरी वैलेंसी होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय डॉटेड लाइन। ठीक है। तो ये कहीं पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन Cl आ गया, ये Cl आ गया एंड ये Cl आ गया। ठीक है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये 5 अमोनिया है, ये हमने लिख दिए NH3 ये आ गया, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Cl है इसको सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे और डैश वाली लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये वाला आयन अब प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ये जो दो बाहर क्लोराइड आयन है ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है।
अब मैंने क्या बोला था कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे Cl3 देखो, Cl3 ये मैंने क्या बोला, आयनाइजेबल है। एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयनाइजेबल होगा, मतलब आप इसको आयनिक बॉन्ड की तरह ले सकते हो, इसको आयंस की तरह ले सकते हो। तो इसलिए ये क्या हुई, नॉन डायरेक्शनल हुई। जबकि ये अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है मतलब ये डायरेक्शनल इन नेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसी, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3, हमें रिएक्शन करा के पता चलेगा कि सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो ये आयनाइज हो जाएगा और आयंस मिलेंगे हमें। अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ गया प्लस 3Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं जो स्पीसीज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही होंगी वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी। क्या मतलब है कहने का कि ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, बट एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद अमोनिया हमें यहाँ पे फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही मिलेगा। तो इससे आप सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिएक्शंस कैसे बनती है, वर्नर्स थ्योरी से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये आपके पास दिया हुआ होगा। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। AgNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है और वहाँ पे आपको बताया होगा कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl मिल रहे हैं। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन सी स्पीसीज है और बाहर कौन सी स्पीसीज है, कॉम्प्लेक्स क्या है। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे पता चलेगा? देखो, हिंट मिल गया हमें यहाँ से, 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl मिल रहे हैं। 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl कब मिलेंगे? जब 3 क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे तभी मिलेंगे। लग गया हमें पता, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद बाहर जो है Cl3 है। ठीक है, तो यहाँ पे CONH3 का होल 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, यहाँ पे कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। वैसे ही नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट के अमाउंट में अब डिक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सिर्फ Cl2 ही होंगे, तभी हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl मिल रहे हैं। ये क्योंकि हमें एक्सेस में दिया हुआ है, जितने भी क्लोराइड आयन होंगे वो Ag के साथ AgCl बना ही लेगा, एक्सेस में है तो। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 का 5 आ जाएगा, NCl आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही रहनी चाहिए। लाइकवाइज अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सिर्फ एक ही Cl मिलेगा और यहाँ पे NH3 का 4 आ जाएगा, NCl2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम देखें तो अब बोला हुआ है कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही है। प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही है तो मतलब सारे क्लोराइड आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो यहाँ पे Cl3 आ जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही रहेगी। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे 0 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl आएंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शंस वर्नर्स ने करी, ये जहाँ सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके ऊपर इनकी स्टडी करी और फिर पता लगा कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का अमाउंट डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों डिक्रीज होता जा रहा है? क्योंकि क्लोराइड जो हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने Cl प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे साथ में कलर की भी ऑब्जर्वेशन करी गई। कलर की ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हमें जो है वो डार्क कलर मिल रहे हैं, डार्क कलर मिल रहे हैं और यहाँ पे लाइट कलर, मतलब कलर डिक्रीज होता जा रहा है, लाइट कलर मिल रहा है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है इसका कलर होता है येलो। ठीक है, और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन कलर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको वॉयलेट कलर मिलेगा।
मतलब यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। अब ये कैसे हो रहा है, ये हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, अब ये जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पे पाई डोनर लीगेंड आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई डोनर लीगेंड आ रहा है, और यहाँ पे पाई डोनर लीगेंड इंक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी वजह से हमें यहाँ पे ब्लू कलर मिल रहा है, जबकि यहाँ पे लाइट कलर मिल रहा है, येलो कलर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाई डोनर लीगेंड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डी ट्रांजिशंस ही हो रही। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, देखो यहाँ पे ये क्लोराइड आयन नहीं होंगे, क्योंकि क्लोराइड आयन की ही रिएक्शन हो रही है AgNO3 के साथ, तभी हमें AgCl मिल रहे हैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स। तो क्लोराइड आयन यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 पॉजिटिव, ये लाइकवाइज यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्लोराइड आयन नहीं होगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा अब पॉजिटिव। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपके पास है CONH3 होल 6 एंड आयनाइजेशन स्फीयर में Cl3 है, और ये Cl3 ही Ag के साथ रिएक्शन करके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl हमें दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन बनता है मोलर कंडक्टेंस के ऊपर। मोलर कंडक्टेंस ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है, और मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। CONH3 6 आ जाएगा, 3 पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस 3 Cl नेगेटिव, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, 3 + 1 4 आए। लाइकवाइज यहाँ पे NH3 ये 5 आ गया, Cl यहाँ पे आ जाएगा अब 2 पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव। नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए यहाँ पे 3 आ गए। लाइकवाइज यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। जो जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस किसकी होगी, इसको फर्स्ट मान लो, सेकेंड मान लो, थर्ड मान लो। तो फर्स्ट की मोलर कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंड की, देन थर्ड की, ठीक है। उसके बाद जो वर्नर है उन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर भी कमेंट किया था। ज्योमेट्री क्या बोला था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी को, जो आयंस या फिर न्यूट्रल लीगेंड्स सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हीं से ही ज्योमेट्री का पता लगता है, ठीक है। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 2 आ रही है तो ज्योमेट्री होगी लीनियर, 3 आ रही है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 आ रही है तो स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल होगी, और अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ रही है तो 6 के केस में हेक्सागोनल प्लेनर हो सकती है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो सकती है, या फिर ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। जैसे आपके पास मेटल दिए हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ए कुछ भी हो सकते हैं लीगेंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेटल होगा और 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 आ जाएंगे लीगेंड, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 आ गए। सो ये हमने वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ही सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो फर्दर कोई भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो स्टेबिलिटी के लिए है, मतलब यहाँ पे ये +2 चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे हमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हमने X लिख लिया। अब ये हमारे पास कौन सा लीगेंट है, ये एनायनिक लीगेंट है, ठीक है। ये एनायनिक लीगेंट है, मतलब ये -1 यहाँ पे चार्ज होगा इंटू 4 आ जाएगा इक्वल टू -2 आ गया। तो X की वैल्यू यहाँ पे आ गई +2, मतलब निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे अब देखो ये तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ये एनायनिक लीगेंट का आपको पता लग गया। बट अगर लीगेंट कुछ ऐसा हो तब आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एनायनिक लीगेंट है या फिर न्यूट्रल लीगेंट है, चार्ज क्या आएगा इस पर। तो ये अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये कार्बन आ गया, यहाँ पे N आ जाएगा, यह आ गया Et,
ये आ गया Et, ठीक है। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं। अब इसके बाद कार्बन के अगर 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सल्फर ने 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं, यहाँ पे सल्फर आ गया। अब ये वाले सल्फर ने एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब ये यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रक्चर आप ओपन करके लिखोगे तभी आपको यहाँ पे चार्ज का पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर हमने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे X आ गया और यहाँ पे ये 3 लिगेंड है तो -3 = 0 आ गए। तो X यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हमें पता चल गया। ऑक्सीडेशन स्टेट अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये लिगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि लिगेंड एनायनिक है या फिर न्यूट्रल है। मतलब आपको लिगेंड का नेचर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिगेंड का नेचर। लिगेंड आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। एक होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एनायनिक लिगेंड होंगे, यहाँ पे एनायनिक लिगेंड होंगे, लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। लाइकवाइज बाइडेंटेट लिगेंड में या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड में भी आपको एनायनिक लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ। अब मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जो लिगेंड सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट करता है मेटल को, हम उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और मोनोडेंटेट लिगेंड में अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड होंगे तो उसके एंड में हम O वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास मोनोडेंटेट में आ गया F नेगेटिव आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा, I नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका नाम अगर IUPAC नेम कैसे लिखना होगा, यहाँ पे हम फ्लोराइड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, O वर्ड आपको यूज़ करना है। इसको आप बोलोगे फ्लोरो, इसको बोलोगे क्लोरो, इसको बोलोगे आइडो। जैसे Cn नेगेटिव है तो इसको बोलोगे साइनो, O वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल्स। अब इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे क्योंकि IUPAC नेमिंग जब हम पढ़ेंगे तब इनके नाम यूज़ होंगे। तो ये फ्लोरो आ गया, फ्लोरो। F नेगेटिव को फ्लोरो बोलेंगे, Cl नेगेटिव क्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, फिर I नेगेटिव आइडो। अब देखो भूलते किसमें हम, N3 है तो इसको अजाइडो बोलेंगे। Cl नेगेटिव है, साइनो बोलेंगे। HCN नेगेटिव है, इसको थायसाइनाइटो बोलेंगे। और यहाँ पे मतलब अब बॉन्डिंग किससे हो सकती है, S से भी हो सकती है। यहाँ पे ये S से भी बॉन्डिंग हो सकती है मेटल के साथ एंड नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। सो ऐसे जहाँ पे 2 साइड्स हो बॉन्डिंग की उनको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। तो HCN क्या आया आपके पास, एम्बीडेंटेट लिगेंड आया, ठीक है। अब इसको बाइडेंटेट लिगेंड हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। मतलब आप ये सोच सकते हो यहाँ पे 2 डोनर एटम है तो इसको बाइडेंटेट लिगेंड हम बोल सकते हैं, पर इसको सिर्फ मोनोडेंटेट ही बोलेंगे। क्यों, थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी एनायनिक लिगेंड ही है तो हाइड्रोक्सो आ गया। उसके बाद H2O, ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, इसको बोलेंगे एक्वा। CO को कार्बोनिल, फिर CS को थायोकार्बोनिल, फिर नाइट्रोसाइल आ गया NO पॉजिटिव। नेक्स्ट नाइट्रीटो आ गया, फोस्फेन आ गया, पिरिडीन, अमाइन, मिथाइलामाइन, अमीडो। अब ये सारे लिगेंड्स के नाम भी आपको याद रखने होंगे। कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है यहाँ पे, कौन सा एनायनिक लिगेंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे न्यूट्रल लिगेंड आ गए। PR3 फोस्फेन है, इसमें PPH3 भी हो सकता है, PME3 भी हो सकता है, PET3 भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड का, एनायनिक लिगेंड का आपको पता होना चाहिए। जैसे NH2 नेगेटिव है तो अमीडो आएगा, यहाँ पे O आएगा। अब स्पेलिंग्स भी आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे ये NH3 है, यहाँ पे MM होता है अमाइन में। नेक्स्ट अब बाइडेंटेट लिगेंड्स की तरफ चलते हैं। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम है और वो मेटल के साथ अटैच हो सके। These ligand have 2 donor atom which can attach to single metal cation और atom, उनको हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। और बाइडेंटेट लिगेंड 5 या 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करते हैं मेटल के साथ। 5 या 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी तो रिंग स्ट्रेन नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर रिंग की फॉर्मेशन 4 मेंबर्ड हो रही है या फिर 3 मेंबर्ड हो रही है
तो वहाँ पे रिंग स्ट्रेन आ जाएगा और वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा। उसके एग्जांपल्स में लेके मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे देखो, और आपको ध्यान में क्या रखना है कि 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। 5 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। जैसे ये आपके पास ऑक्सलेटो है, इसको OX से हम लिखते हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपके जो भी कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए होंगे वहाँ पे OX ही लिखा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया आपके पास O नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे ये मेटल के साथ यहाँ पे अटैच हो सकता है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये भी इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ये भी इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ये भी ध्यान में रखना होगा। DMG बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। अब यहाँ पे आपको डोनर एटम भी ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 5 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए इसके केस में यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन ही डोनर एटम होंगे, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि ऑक्सीजन को डोनर एटम मान लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे। तो अब ये सारे लिगेंड्स आपको ध्यान में रखने होंगे, याद रखने होंगे। अपनी कॉपी में 2-3 बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है ऑक्साइन, ठीक है। ऑक्साइन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ऑक्साइन में डोनर एटम कौन कौन से हैं। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप डोनर एटम कैसे बताओगे। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन से हैं, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत कॉमन सा लिगेंड है, इथाइलिन डायअमाइन। अब यहाँ पे ये सारे लिगेंड्स के नाम, स्ट्रक्चर, बायपीरिडीन इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। एक पेपर में आया हुआ था जहाँ पे PHEN दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर पता ना हो तो आप ये भी पता नहीं लगा सकते कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि जो लिगेंड जहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन हो वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये स्ट्रक्चर सब आप ध्यान में रखना सबके। ट्राइडेंटेड लिगेंड जहाँ पे 3 डोनर एटम होंगे एक ही लिगेंड में, और ये तीनों डोनर एटम जैसे यहाँ पे देखो ये आ गया, फिर ये आ गया, मेटल के साथ अटैच्ड होंगे, और मेटल के साथ अटैच होने के बाद 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करें। लाइकवाइज यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन ही हो रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये मेटल आ गया, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया एंड यहाँ पे आ गया। तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद ये आ गया टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड में ट्राईन आ जाएगा, जिसको हम ट्राईइथिलीन टेट्राअमाइन आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर मेटल के साथ ये चारों नाइट्रोजन अब अटैच होंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, कितने मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। लाइकवाइज 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन कितनी होंगी, कितनी रिंग्स फॉर्म होंगी, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। पेंटाडेंटेड लिगेंड्स आ गए। उसके बाद ये हेक्साडेंटेड लिगेंड इंपॉर्टेंट है, EDTA, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर एटम है। उसके बाद रिंग्स ड्रॉ करके देखना कितनी 5 मेंबर्ड रिंग्स आपको मिलती हैं। इसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि SCN बाइडेंटेड लिगेंड नहीं होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, 2 साइड्स हैं यहाँ पे मेटल के साथ अटैच होने की। अगर ये यहाँ पे इस तरह मेटल के साथ अटैच होता है तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा है। स्ट्रेन आ रहा है मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है, इसीलिए ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। लाइकवाइज अगर हम CO3 नेगेटिव की बात करें तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा यहाँ पे, O नेगेटिव, इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डोनर एटम तो है, पर मेटल के साथ अटैच होने के बाद अब ये 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए ये भी बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। जैसे आपके पास NH2 होगा, NH2 यहाँ पे ये है, इसके पास भी 2 डोनर एटम है, बट अगर ये मेटल के साथ अटैच होता है तो 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है, जो कि हाईली अनस्टेबल है, इसलिए ये भी बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा, मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह ही ये एक्ट करेगा।
नेक्स्ट अब एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान से देखना, द मोनोडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड एक तो मोनोडेंटेड लिगेंड है विच हैव 2 और मोर डिफरेंट डोनर एटम। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए, ठीक है, विच कैन कोऑर्डिनेट टू मेटल कैटायन थ्रू आइदर ऑफ 2 डिफरेंट एटम। तो यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन क्या है, अगर एग्जाम्पल लेके समझाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे हमने SCN नेगेटिव एग्जाम्पल ले लिया, ये लिगेंड ले लिया, यहाँ पे क्या है, सल्फर भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड तो नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पे 2 डिफरेंट डोनर एटम है, सल्फर एंड नाइट्रोजन डिफरेंट डोनर एटम है। और यहाँ पे अगर देखें हम तो देखो मेटल एक बार सल्फर के साथ कोऑर्डिनेट हो सकता है और दूसरी बार मेटल नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट हो सकता है। मतलब एक टाइम पे सल्फर एंड नाइट्रोजन एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, एक बारी सल्फर के साथ कोऑर्डिनेट हो सकता है, सेकेंड टाइम पे नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट हो सकता है। वैसे ही हम यहाँ पे NO2 नेगेटिव का भी एग्जांपल ले सकते हैं, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो एक बार मेटल नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट हो सकता है, दूसरी बार मेटल इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट हो सकता है। 2 डिफरेंट डोनर एटम हो गए, मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया, ठीक है। तो ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है। बट क्या हम NO3 नेगेटिव को एम्बिडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं? तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, यहाँ पे ये आएगा O, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया। एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक नेगेटिव है क्योंकि इसका एक नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें हम, क्या नाइट्रोजन डोनर एटम है? नाइट्रोजन ने तो 4 बॉन्ड्स बना लिए, मतलब इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं, तो ये डोनर एटम होगा ही नहीं, डोनर एटम ये नहीं है। अगर ये डोनर एटम ही नहीं है तो यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट डोनर एटम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसको एम्बिडेंटेड लिगेंड हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो ये आज के लेक्चर के बारे में इतना ही है और इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म और IUPAC के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।